और सो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम सौम्या है। आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। तो मेरी शिक्षा और अनुभव समाज सेवा यानी सोशल वर्क्स में है। और मैं गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ सोशल एक्जिम फाउंडेशन में काम करती हूँ या कार्यरत हूँ। तो पार्टिसिपेंट्स इस एनजीओ ने देश भर के स्कूलों के लिए, जिसमें आप लोगों का स्कूल भी शामिल है, बच्चों की सेफ्टी यानी सुरक्षा पर यूकेजी से नाइन्थ क्लास तक का एक पाठ्यक्रम बनाया है। ये पाठ्यक्रम प्रोजेक्ट काका यानी प्रोजेक्ट CACA के नाम से जाना जाता है। ये पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को किताबों के रूप में पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्ट काका के कई और सारे भी पहलू हैं, जैसे कि टीचर्स को, पेरेंट्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए कानूनों के बारे में जानकारी देना। तो आज का ये वेबिनार करीब आधे घंटे का है, 30 मिनट का है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है। कृपया याद रखें कि ये वेबिनार किसी भी कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। तो आइए पार्टिसिपेंट्स, अब हम सबसे पहले नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब समझते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ क्या है? अब नॉन टीचिंग स्टाफ वो सहकर्मी है जो बच्चों की पढ़ाई से सीधे तौर से जुड़े हुए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं एक नॉन टीचिंग स्टाफ का हिस्सा हूँ। इसी तरह से ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, कंडक्टर, गार्ड, कैंटीन, मेडिकल रूम, फीस डिपार्टमेंट और हॉस्टल में काम करने वाले लोग एक्सेट्रा आदि नॉन टीचिंग स्टाफ में शामिल होते हैं। अब प्रोजेक्ट काका की जो किताबें हैं वो अंग्रेजी भाषा में है। वो हमारे बच्चों को वो सारी बातें बताती हैं जो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। ये किताबें हमारे बच्चों को स्कूलों में, स्कूल जाते आते समय, मोहल्लों में, परिवारों में, पारिवारिक समारोह आदि में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में बताती हैं। और इन घटनाओं में सभी तरह के किरदार शामिल होते हैं, जिनमें आप लोग यानी नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल होते हैं। प्रोजेक्ट काका बाल यौन शोषण यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की रोकथाम को प्राथमिकता देता है। तो पार्टिसिपेंट्स, आज इस वेबिनार में हम दो महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में बात करेंगे, दो लॉज के बारे में बात करेंगे या चर्चा करेंगे, जो कि बच्चों की सुरक्षा और देखभाल से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में जानना हम सभी के लिए काफी जरूरी है। ये दो कानून है। पहला है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉक्सो कानून, या इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में कहें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और दूसरा है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 यानी JJ एक्ट, या अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। तो बच्चों की जो सुरक्षा है वो आप लोगों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, हम सभी लोगों की एक मिली जुली जिम्मेदारी होती है, और पॉक्सो कानून भी इसी जिम्मेदारी को चिन्हित करता है। अब आगे बढ़ने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि आप में से अधिकतर लोग पेरेंट्स होंगे, राइट? आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे, और आप में से कुछ लोग तो शायद यहाँ पर दादा दादी या नाना नानी भी हो सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप इस वेबिनार को माता पिता और दादा दादी के नजरिए से भी देखें। तो आइए पार्टिसिपेंट्स, अब हम एक 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। और ये वीडियो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने आप को बाल यौन शोषण से बचाने के लिए प्रोजेक्ट काका के तहत क्या सीख रहे हैं। और इस वीडियो के बाद फिर हम पॉक्सो कानून पर चर्चा करेंगे, जो कि बाल यौन शोषण से बचाने के लिए हम सभी लोगों पर एक जिम्मेदारी डालता है, कानूनी जिम्मेदारी डालता है। तो आइए अब हम सबसे पहले 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। कोमल, बस अभी आती होगी। चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल। मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है।
अरे बख्शी, क्या बात है। हे कुमार। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाव, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी। थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है। कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला, और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए, और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए।
मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं, जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए, या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे, या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये जानकर भी कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो आप क्या करोगे जब आपको कोई इन 4 जगहों पर छुएगा? आपको चिल्लाना है, नहीं नहीं। और फिर भागकर उसे बताना है जिसपे आपको भरोसा है। वो कौन है? तुम मुझे बताओ, किस पर भरोसा है तुम्हें? मेरे डॉगी पर। हाँ हाँ, तुम अपने डॉगी को बता तो दोगी, पर क्या वो तुम्हें समझ पाएगा? क्या वो तुम्हारी मदद कर पाएगा? मुझे मम्मा और टीचर पर भरोसा है। तो फिर अगर तुम्हें कोई गलत तरह से छुए या फिर इस तरह से बर्ताव करे जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तो जिस पर तुम्हें भरोसा है उसे जाकर तब तक बताते रहना है जब तक वो तुम्हारी बात समझ नहीं जाते। जिस पर तुम्हें भरोसा है उनसे बात करके, चाहे वो मम्मी हो या पापा, तुम अपनी और दूसरों की भी मदद कर रहे हो। तुम्हें चाइल्ड लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर तुम 1098 डायल करके मदद मांगते हो तो एक भरोसे वाला व्यक्ति तुम्हारी मदद के लिए आएगा। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत तरह से छुआ है, ये उसकी गलती है जिसने किया है। कभी नहीं डरना या पीछे भी नहीं हटना। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो बोलो। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। सिर्फ मुझे बताओ क्या हुआ। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई भी दोस्त इस तरह की स्थिति में फंसा हुआ है तो मदद मांगे। मुझे फोन करें 1098 पर और चाइल्ड लाइन तुम्हारी मदद करेगा। और तो कोमल वीडियो की तरह ही पार्टिसिपेंट्स प्रोजेक्ट काका की किताबें भी हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, यानी इनकरेज करती हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, यानी माता पिता को या शिक्षकों को या दादा दादी को या नाना नानी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जो उन्हें असुरक्षित तरीके से छूता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बाल यौन शोषण को लेकर कुछ और जानकारी लेते हैं। तो हमारे समाज में बाल यौन शोषण एक महामारी की तरह फैला हुआ है। भारत सरकार के सर्वे से हमें पहली बार 2007 में सार्वजनिक रूप से पब्लिकली इसके बारे में पता चला।
2017 में एनजीओ वर्ल्ड विजन द्वारा इस महामारी की फिर से पुष्टि की गई। बाल यौन शोषण जो है सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है, हमारे लड़के भी उतने ही बाल यौन शोषण के शिकार हैं जितनी की हमारी लड़कियां। शिशुओं से लेकर बड़े बच्चे तक बाल यौन शोषण के शिकार होते हैं। ज्यादातर मामलों में बाल यौन शोषण का अपराधी कोई अजनबी नहीं होता है, बल्कि अक्सर वो होता है जो कि बच्चे से परिचित होता है, बच्चे का परिचित होता है, यानी जिस पर बच्चे की जिम्मेदारी होती है या फिर जिस पे बच्चा भरोसा करता होता है। बाल यौन शोषण करने वाले व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर यानी साइकोलॉजिकली पीडोफाइल्स कहते हैं। पीडोफाइल एक पुरुष हो सकता है, महिला हो सकती है या कोई भी अन्य हो सकता है। स्कूलों में बाल यौन शोषण अक्सर समाचार और चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि स्कूलों में दुर्व्यवहार का पर्दाफाश करना आसान होता है। जबकि सच्चाई ये है कि बाल यौन शोषण के जो है ज्यादातर मामले वो परिवारों में, रिश्तों में और पड़ोस की पृष्ठभूमि में घटते आए हैं हमेशा से। अब बाल यौन शोषण का महामारी होना ये साबित नहीं करता कि ज्यादातर लोग पीडोफाइल्स हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक हिरन का बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही खड़ा होना और दौड़ना सीख जाता है। और इसके विपरीत हमारे बच्चे जो है वो कच्चे पैदा होते हैं और उन्हें निरंतर हमारी देखभाल की, हमारे प्यार की आवश्यकता होती है। हम एक समाज के रूप में हमेशा से अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते रहे हैं। लेकिन जब हमें अपने परिवार के अंदर किसी बाल यौन शोषण के बारे में पता चलता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम ज्यादातर मामलों में चुप रहते हैं और इस बात को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हम अपराधी से डरते हैं, या हम ये डरते हैं कि हमारे बच्चे को या हम लोगों को या हमारे परिवार को बदनाम कर दिया जाएगा। इस वजह से एक पीडोफाइल पकड़ा नहीं जाता और उसे बार बार अपराध करने का मौका मिल जाता है। एक पीडोफाइल खुद को एक ही बच्चे तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि कई बच्चों के साथ एक साथ दुर्व्यवहार करता है। अब यहाँ अच्छी खबर यह है कि हम सभी अगर इसके इसके खिलाफ मिलकर काम करें और लड़ें, तो बाल यौन शोषण को रोका जा सकता है, इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि दुर्व्यवहार करने वाले कुछ ही चंद लोग हैं, हम ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दुर्व्यवहार करते हैं। और बाल यौन शोषण कोई कई अन्य अपराधों की तरह किसी भी सांस्कृतिक प्रथा या आस्था या गरीबी या किसी सामाजिक वर्ग विभाजन पर आधारित अपराध नहीं होता है। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2012 में एक कड़ा कानून बनाया गया, जिसे पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कहा गया। 2019 में पॉक्सो कानून का संशोधन करके उसे और भी सख्त बनाया गया। उदाहरण के तौर पर 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार होने पर अपराधी को मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। अब पॉक्सो जो है केवल उन अपराधों को परिभाषित करता है जो बाल यौन शोषण से संबंधित होते हैं, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड होते हैं, उन्हीं अपराधों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे का मर्डर होता है तो अपराधी को सजा पॉक्सो कानून के अंतर्गत नहीं, बल्कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के अंतर्गत दी जाती है। तो आइए पॉक्सो कानून के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। अब हर इंसान, लड़का, लड़की या कोई भी अन्य जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो पॉक्सो कानून के अंतर्गत एक बच्चा कहलाया जाता है। पॉक्सो कानून उन अपराधियों पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होती है, यानी जो एक एडल्ट होते हैं या एक वयस्क होते हैं। और जो पीड़ित है यानी कि जो विक्टिम है, उसकी उम्र एक 18 वर्ष से कम होती है, यानी वो एक बच्चा होता है। पॉक्सो कानून पूरे भारत में लागू होता है। अब कभी कभी हमारे बच्चे भी अपराध करते हैं, और पीड़ित भी कोई दूसरा बच्चा हो सकता है या कोई एडल्ट हो सकता है, यानी वयस्क हो सकता है। अब ये अपराध चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि कुछ भी हो सकता है और विभिन्न आपराधिक कानूनों के अंतर्गत आ सकते हैं। ऐसे में सभी मामलों में बच्चों के खिलाफ विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाए गए कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इस कानून को जुवेनाइल जस्टिस यानी जेजे एक्ट, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। जेजे एक्ट 2015 में लागू हुआ। ये कानून पूरे भारत में लागू होता है, पॉक्सो कानून की ही तरह, और इसके तहत भी 18 वर्ष से कम उम्र के हर व्यक्ति को एक बच्चा माना जाता है।
अब जेजे एक्ट का जो उद्देश्य है वो हमारे बच्चों को सजा देने का नहीं है, बल्कि उन्हें सुधारने का है और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने का है। याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी बच्चे को कभी भी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, उसे पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता, और ना ही बच्चे को जेल में डाला जा सकता है। हाँ, यदि आवश्यक हो, अगर जरूरी हो, तो बच्चों को विशेष रूप से बच्चों के लिए बनाए गए ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जा सकता है, और जेजे एक्ट के तहत हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए गए हैं। याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, 7 साल से कम उम्र के बच्चे पर किसी भी कानून के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो अब हम पॉक्सो कानून पर वापस आते हैं। अब पॉक्सो में परिभाषित अपराधों में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो पॉक्सो कानून है वो पीड़ित लड़कों पे, लड़कियों पे और अन्य पर एक समान रूप से लागू होता है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। अब पॉक्सो कानून के तहत परिभाषित अपराधों में के लिए बच्चों की सहमति का भी कोई प्रावधान नहीं होता है। अब इस बात का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी सहमति या उसके पेरेंट्स या उसकी गार्डियंस की सहमति से हुआ, तो ऐसी कोई भी सहमति पॉक्सो कानून के तहत मान्य नहीं होती है। पॉक्सो कानून के अंतर्गत बाल यौन शोषण के अपराधों को 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली है पेटी श्रेणी, जिसके तहत 0 से 3 साल तक की जेल और या जुर्माना है। इसका मतलब यह है कि अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो एक संभावना ये भी है कि कोर्ट जेल की कोई सजा ना देकर केवल उस पे एक फाइन लगाया, जुर्माना लगाया और उसे छोड़ दे। दूसरी श्रेणी सीरियस है, जिसमें 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। और तीसरी श्रेणी हीनियस है, जिसके तहत 7 साल से अधिक की जेल और जुर्माना, आजीवन कारावास और मौत की सजा भी दी जा सकती है। पॉक्सो कानून उन अपराधों को पेटी, सीरियस और हीनियस में मुख्य तौर पर 3 बातों से परिभाषित करता है, और ये 3 बातें हैं। पहला है कि बच्चे को छुआ यानी स्पर्श किया गया है या नहीं। उदाहरण के लिए, बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई अश्लील चित्र या कोई अश्लील वीडियोस दिखाना, ऐसे अपराध पेटी अपराधों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है बच्चे बच्चे के निजी अंगों को स्पर्श किया गया है या नहीं, ऐसे अपराध सीरियस श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है कि बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है या नहीं, ऐसे अपराध हीनियस श्रेणी में आते हैं। अब पुलिस को किसी भी बाल यौन शोषण की सूचना ना देना भी पॉक्सो के तहत एक अपराध माना जाता है। ये 0 से 1 साल तक की जेल और या जुर्माने के साथ दंडनीय है। ये एक पेटी अपराध है। यदि आपको बाल यौन शोषण के बारे में कहीं से भी जानकारी मिलती है, कहीं से भी, तो आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा कि अभी आपने कोमल फिल्म में देखा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 1098 पर कॉल कर सकते हैं। पॉक्सो के तहत सीरियस और हीनियस अपराधों के लिए सजा और भी गंभीर हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, अगर जो पीड़ित बच्चा है उसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, या फिर वो सामूहिक बलात्कार का शिकार है, या फिर अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, आदि। पॉक्सो अब ऐसे सभी लोगों को बच्चे की जिम्मेदार लोगों की श्रेणी में चिन्हित करता है, जैसे कि बच्चे के परिवार के सदस्य, स्कूल या हॉस्पिटल के कर्मचारी जैसे आप लोग, वर्दी में सरकारी कर्मचारी जैसे पुलिस, सेना आदि। तो ये सभी लोग बच्चे की जिम्मेदार लोगों की श्रेणी में शामिल होते हैं। कृपया ये भी ध्यान रखें कि पीड़ित बच्चे की हर जानकारी को गोपनीय रखना जरूरी है। पॉक्सो के तहत गोपनीयता का उल्लंघन करने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। पॉक्सो कानून बच्चों के अश्लील चित्र या वीडियोस एक्सेट्रा को फोन और कंप्यूटर पर रखने और साझा करने में, स्टोर करने पर भी एक अपराध घोषित करता है। ऐसे अपराध पेटी और सीरियस अपराधों की श्रेणी में आते हैं। कृपया आप लोग ये सुनिश्चित करें कि आपके पास स्कूल के फंक्शंस या स्कूल पिकनिक में एटसेट्रा में बच्चों की भागीदारी के कोई भी वीडियोस या कोई पिक्चर्स आपके फोन्स में ना हो। प्लीज ये मेक श्योर करें। अब पॉक्सो अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में अलग कोर्ट स्थापित किए गए हैं। पॉक्सो कोर्ट्स में आरोपी या आरोपी के वकील और पीड़ित बच्चे के बीच में एक पर्दा होता है।
जिससे ना तो वो बच्चे को सीधे तौर पर देख सकते हैं और ना ही सीधे तौर पर उससे कोई सवाल पूछ सकते हैं। पॉक्सो कोर्ट एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपना निर्णय देने के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये है कि पॉक्सो कोर्ट्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं। यौन अपराधियों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाई गई है। इसमें यौन शोषण के दोषियों का रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। हाँ, पुलिस जब भी जरूरी हो इस डेटा की मदद ले सकती है, जैसे कि स्कूल के स्टाफ के बैकग्राउंड की पुष्टि करने में। अब सभी कानूनों में दुरुपयोग की संभावना होती है, हम सब ये बात जानते हैं, और पॉक्सो भी यहाँ कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पॉक्सो पॉक्सो जो है वो बाल पीड़ितों को पैसे के रूप में मुआवजा प्रदान करता है। अब इससे माता पिता या अभिभावक द्वारा मुआवजे के लिए झूठे मुकदमे भी दायर किए जा सकते हैं। पॉक्सो एक सख्त कानून है। अब इसके तहत जो सबूत का भार होता है वो भी पुलिस पर नहीं होता बल्कि आरोपी पर होता है। आरोपी को अपने आप को बेगुनाह साबित करना होता है। अब ऐसे में पॉक्सो के गलत इस्तेमाल की संभावना और भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जो अगस्त 2021 में हुआ। तो अगस्त 2021 में मुंबई हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया, यानी छोड़ दिया, जिसे पहले निचली अदालत ने एक 5 साल की छोटी बच्ची के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी पाया था और उसको सजा भी सुना दी थी। अब बाद में जांच पड़ताल के बाद हाईकोर्ट ने ये पाया कि उस बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे के को उस व्यक्ति के खिलाफ गवाही देने के लिए बहकाया और फुसलाया था। हालांकि ऐसे बहुत रेयर इंसिडेंट्स होते हैं, बट हाँ, ऐसा हो जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक छोटा बच्चा सुरक्षित स्पर्श की व्याख्या असुरक्षित स्पर्श के रूप में कर सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है। इसके अलावा एक संभावना ये भी है कि कोई बड़ा बच्चा किसी पर झूठा आरोप लगा दे। तो ऐसे में स्कूल के सभी स्टाफ को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आइए अब हम इस बात को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स, कल्पना कीजिए कि स्कूल अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है, और अब आप क्लासरूम में एक छोटे से बच्चे को अकेला रोते हुए पाते हैं। शायद उस बच्चे को चोट लगी हो सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, या हो सकता है उसकी किसी से लड़ाई हुई हो। स्वाभाविक रूप से आप चाहेंगे कि आप उस बच्चे की मदद करें, राइट। अब ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरास हैं या नहीं। याद रखें, कैमरा एक गवाह है। ये आपके लिए ही अच्छा होगा यदि आप किसी सहकर्मी की उपस्थिति को भी वहां सुनिश्चित कर सके। अब कभी कभी हेल्पर्स को छोटे बच्चों के गंदे हो चुके कपड़े बदलने पड़ते हैं, और ये तो टॉयलेट्स में किया जाता है, और टॉयलेट्स में कैमरास नहीं हो सकते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो हेल्पर को ऐसी स्थितियों में भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके साथ उसका कोई सहयोगी हमेशा हो। तो अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, एक और स्थिति लेते हैं। ये एक ऐसे बच्चे के बारे में जो स्कूल बस में सबसे पहले चढ़ता है या फिर सबसे आखिरी में उतरता है। हालांकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लोग मौजूद हैं, लेकिन कुछ स्कूलों ने ऐसी परिस्थितियों के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं या फिर एक महिला को तैनात किया है। सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा दिशा निर्देशों ने एक स्कूल बस में सीसीटीवी कैमरा और महिला की तैनाती की सिफारिश की है। तमाम सावधानियों के बावजूद आपके और बच्चे के अकेले होने और कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई सहकर्मी के मौजूद नहीं होने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सबूतों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। सबूतों को नष्ट करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना भी एक दंडनीय अपराध है। अब पॉक्सो कानून जो है वो इस बारे में चुप है कि कोई व्यक्ति बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करने से पहले कितना समय ले सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा। रिपोर्ट करने से पहले स्कूल के अधिकारियों को सूचित करना और विश्वास में लेना एक नैतिक और समझदारी की बात होगी। याद रखें, अगर कोई बच्चा बाल यौन शोषण की रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। एक संभावना ये भी हो सकती है कि बच्चा बाद में अपना बयान बदल सकता है और कह सकता है कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। इन सब के बावजूद बाल यौन शोषण की रिपोर्ट करना हम सभी की एक कानूनी जिम्मेदारी है। पॉक्सो के तहत रिपोर्ट ना करना भले ही एक पेटी अपराध है, लेकिन हम सभी को रिपोर्टिंग को सीरियसली लेना चाहिए। पॉक्सो कानून के बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट projectcaca.org पर जा सकते हैं। यहाँ से आप रेड किताब डाउनलोड कर सकते हैं। ये किताब इंग्लिश, हिंदी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं की किताबों के लिए यहाँ लिंक में मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ यहाँ चैट बॉक्स में। आप लोग इसे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
तो इसी के साथ अब हम इस वेबिनार को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वेबिनार में दी गई जानकारी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना टाइम निकालने के लिए और ये वेबिनार अटेंड करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच टू द स्कूल अथॉरिटीज ऑल्सो फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू सेंसिटाइज द नॉन टीचिंग स्टाफ। सभी को एक बार फिर से बहुत बड़ा थैंक यू, एंड आई होप सभी का वीकेंड और आज का दिन भी बहुत अच्छा हो। थैंक यू।